नमस्कार बच्चों, आपकी विश्वविद्यालय की परीक्षाएं स्टार्ट होने वाली हैं। प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री से मैं आपको कुछ जो क्वेश्चंस आपने हमसे पूछे थे उसको सॉल्व करके मैं बताना चाहती हूँ, जो आपके एग्ज़ाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो सॉल्व करने में आपको आसानी हो जाएगी। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं रेस्पिरेटरी कोसेंट। रेस्पिरेटरी कोसेंट किसे कहते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेस्पिरेटरी रेशियो। मतलब रेस्पिरेटरी कोसेंट को हम रेस्पिरेटरी रेशियो भी कहते हैं। क्या होता है रेस्पिरेटरी रेशियो? इट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। किसका वॉल्यूम? कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम रिलीज्ड over the volume of the O2 absorbed during the respiration। रेस्पिरेशन के समय कितने वॉल्यूम का ऑक्सीजन और कितने वॉल्यूम का ये कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कितना कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के समय निकल रहा है, रिलीज हो रहा है, और कितना ऑक्सीजन इनटेक कर रहा है, इसका जो रेशियो होता है, इसी रेशियो को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी कोसेंट। इसको हम मेजर करते हैं एक एपरेटस से जिसे कहते हैं गैलॉन्स रेस्पिरोमीटर। आइए देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के केस में क्या होता है। हम जानते हैं चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, जब सेलुलर रेस्पिरेशन होता है तो सेलुलर रेस्पिरेशन का जो सबस्ट्रेट होता है दैट इज द ग्लूकोज C6H12O6। अब इस C6H12O6 यानी ग्लूकोज का एरोबिक कंडीशन में जब रेस्पिरेशन होगा, ब्रेकडाउन होगा या इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और वाटर, यहाँ इस रिएक्शन में वाटर भी इन्वॉल्व होगा। ये ब्रेकडाउन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एनर्जी में। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि एनर्जी रिलीज हो रही है, यानी रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक प्रक्रिया है, रिएक्शन है जिसमें एनर्जी बाहर निकलती है। यहाँ हम देख रहे हैं कि इस कार्बोहाइड्रेट को, इस ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के लिए कितने वॉल्यूम की ऑक्सीजन चाहिए? 6 चाहिए। और कितना कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है? 6। तो यहाँ RQ वैल्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट विल बी volume of carbon dioxide released upon volume of oxygen consumed involved। तो इन दोनों का जो रेशियो है ये कैसे, यहाँ 6 है, ये भी देखिए 6 है, तो 6/6 इज इक्वल टू 1 आर यूनिटी। यानी कार्बोहाइड्रेट का जो RQ वैल्यू होता है ये 1 होता है, या यूनिटी कहेंगे इसे। इसी तरह अगर हम फैट का देख लें तो फैट में हम जानते हैं कि कार्बन की संख्या अधिक होती है, हाइड्रोजन की संख्या अधिक बहुत ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन की संख्या बहुत कम होती है। इसका जब ब्रेकडाउन होता है तो ज़्यादा मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के इन्वॉल्व होते हैं इस फैट को ब्रेकडाउन के लिए या इस फैट के ऑक्सीडेशन के लिए। देखिए कितने मॉलिक्यूल लग रहे हैं, 145, यहाँ 145 वॉल्यूम है ऑक्सीजन का, और रिलीज होने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 102 वॉल्यूम की है। यानी कि RQ वैल्यू ऑफ द फैट, वॉल्यूम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कितनी निकली, और वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इन्वॉल्व कितनी इन्वॉल्व हुई है इस फैट को तोड़ने के लिए। तो हम यहाँ पे वॉल्यूम रख देंगे, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए यहाँ 102 लिखा है तो यहाँ 102 लिख देंगे, और वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, तो वॉल्यूम ऑक्सीजन का कितना है 145, तो यहाँ 145, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.7 और लेस देन यूनिटी या लेस देन 1, इसे लेस देन 1 भी हम कह सकते हैं। यानी कि इसकी वैल्यू जो है ये 1 से कम है। यहाँ वैल्यू देखिए 1 आ रही है, यहाँ वैल्यू 1 से कम हो गई है। इसी तरह अगर हम प्रोटीन के केस में देखें तो प्रोटीन के केस में जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन
का रेशियो होता है कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड निकला और कितना ऑक्सीजन इन्वॉल्व हुआ। ये वैल्यू आती है 0.8 0.9, दैट इज ऑल्सो लेस देन यूनिटी और लेस देन 1। तो इस तरह अगर एग्जाम में आता है कि रेस्पिरेटरी कोसेंट क्या है, तो आपको बस कार्बन डाइऑक्साइड की वॉल्यूम, ऑक्सीजन की वॉल्यूम इस फॉर्मूले में रख देना है। और इस तरीके से हम कार्बोहाइड्रेट की वॉल्यूम, कार्बोहाइड्रेट के रेस्पिरेटरी कोसेंट को जान सकते हैं, दैट इज द 1, और फैट का 0.7, इसी तरह प्रोटीन का होता है 0.8 to 0.9। आपने दूसरा क्वेश्चन मुझसे पूछा था ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस एक प्रोसेस होती है जब हम दो डिफरेंट कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन को एक दूसरे से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन द्वारा अलग कर देते हैं, तो हम क्या पाते हैं कि ऑस्मोसिस की क्रिया उसमें शुरू हो जाती है। इसे अगर हम समझें, देखिए ये भी सॉल्यूशन है, यहाँ भी सॉल्यूशन है, इसमें भी सॉल्यूशन है और इसमें भी सॉल्यूशन है। हमने सॉल्यूशन के रूप में क्या लिया है, सॉल्वेंट के रूप में वाटर है, और सॉल्यूट के रूप में हमने शुगर लिया है। यहाँ पर हम जो सॉल्यूशन बना है वो कैसा है, डाइल्यूट है, डाइल्यूट सॉल्यूशन, यानी कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं जिसमें सॉल्यूट की मात्रा बहुत कम होती है, यानी कंसंट्रेशन सॉल्यूट का सॉल्यूशन में बहुत कम होता है। तो ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, यहाँ भी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। यदि एक ऐसा सॉल्यूशन, यानी मेरे कहने का मतलब है कि आप एक ग्लास ले लीजिए, एक ग्लास पानी भर लीजिए, उसमें रात में आप कुछ रेजिन डाल दीजिए, किशमिश डाल दीजिए। तो जब हम किशमिश को क्या देखते हैं, किशमिश को आप ऐसे ऐसे करके देखिए तो आपको महसूस होगा कि उसके अंदर कुछ जेली जैसा भरा है, सेमी लिक्विड कोई चीज है अंदर। वो कैसा सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, यानी कि हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। तो इस रेजिन के अंदर कैसा सॉल्यूशन है, ये हाइपोटोनिक है, और यहाँ पे जो सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन कैसा होगा, that solution will be higher concentrated, या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं इसे। क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक। तो ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है और ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। तो हम जानते हैं कि ऑस्मोसिस एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का सॉल्वेंट, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कौन होगा, जिसमें सॉल्यूट की मात्रा कम हो, ऐसे सॉल्यूशन का सॉल्वेंट मूव करने लगता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, किसके अंदर, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर। यानी कि ये हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर वाटर के मॉलिक्यूल मूव करने लगते हैं। तो हम क्या पाते हैं कि वाटर इसके अंदर घुसने लगता है, चारों ओर से वाटर इसके अंदर प्रवेश करने लगता है। तो जब हम 5-6 घंटे बाद किशमिश को देखते हैं तो किशमिश हमको बिल्कुल अंगूर की तरह फूली दिखाई देती है, क्योंकि इसके अंदर बाहर का पानी अंदर चला गया। अब आप एक प्रश्न कर सकते हैं कि केवल सॉल्वेंट क्यों गया, तो ये बताना हम चाहेंगे कि 4 प्रकार के हमारे मेम्ब्रेन होते हैं। पहला मेम्ब्रेन इम्परमेबल मेम्ब्रेन। हम इम्परमेबल मेम्ब्रेन ऐसे मेम्ब्रेन को कहते हैं जिस मेम्ब्रेन से ना तो सॉल्यूट पास कर सके और ना सॉल्यूशन पास कर सके। अगर हमने ये मेम्ब्रेन लगा दी है और यहाँ मान लो ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं और ये मान लिया सॉल्वेंट के पार्टिकल है, तो अगर ये मेम्ब्रेन इम्परमेबल है तो इधर आने के लिए ना तो ये इजाजत देगी सॉल्यूट को और ना ही सॉल्वेंट को, किसी को भी अपने इस पार नहीं जाने देगी। तो ऐसा मेम्ब्रेन क्या कहलाएगा, ऐसा मेम्ब्रेन कहलाएगा इम्परमेबल मेम्ब्रेन। दूसरी मेम्ब्रेन कौन सी होती है, परमेबल मेम्ब्रेन। परमेबल मेम्ब्रेन हम ऐसी मेम्ब्रेन को कहते हैं, मान लीजिए ये मेम्ब्रेन है, ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है। तो परमेबल मेम्ब्रेन क्या करती है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को अलाउ कर देती है इधर आने के लिए, यानी सॉल्यूट भी इस पार आ जाएगा और सॉल्वेंट भी, दोनों देखिए आ गया इधर की ओर। ऐसे मेम्ब्रेन को हम परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं।
तीसरी मेम्ब्रेन होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हम किसे कहते हैं? जब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को तो इधर आना अलाउ हो, बट सॉल्यूट को इधर की ओर आना, अंदर की ओर आना अलाउ ना हो। यानी इस मेम्ब्रेन के क्रॉस सॉल्यूट मॉलिक्यूल ना जा सके, केवल सॉल्वेंट जाए, यानी केवल वाटर का मॉलिक्यूल इधर आए, सॉल्यूट अंदर ना आए। सच मेम्ब्रेन्स आर कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसी तरह होती है सेलेक्टिव मेम्ब्रेन। सेलेक्टिव मेम्ब्रेन हम ऐसी मेम्ब्रेन को कहते हैं जो सॉल्वेंट को तो आने देती है और कुछ रिस्ट्रिक्टेड सॉल्यूट को भी एंट्री दे देती है, जैसे हमारी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन हमारी सेलेक्टिव मेम्ब्रेन होती है जो सॉल्वेंट को भी क्रॉस करा देती है, और साथ ही साथ सम रिस्ट्रिक्टेड सॉल्यूट ऑल्सो पासेस थ्रू द सेलेक्टिव मेम्ब्रेन। तो इस तरह हमने जाना यहाँ पर कि मेम्ब्रेन 4 प्रकार की होती है। सेम इम्परमिएबल मेम्ब्रेन किसी को एंट्री नहीं देगी, ना सॉल्यूट को ना सॉल्वेंट को। परमिएबल मेम्ब्रेन दोनों को एंट्री दे देती है, यानी सॉल्यूट को भी और सॉल्वेंट को भी। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कैसी होती है? जो केवल सॉल्वेंट को अलाउ करती है, सॉल्यूट को नहीं। सेलेक्टिव मेम्ब्रेन ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो सॉल्वेंट को अलाउ करती है, अपने मेम्ब्रेन से पास होने की परमिशन देती है, लेकिन सॉल्यूट में सारे सॉल्यूट को नहीं देती है, रिस्ट्रिक्टेड सॉल्यूट को देती है। तो यहाँ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मान ले हम कि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट कर रहा है, तो यहाँ ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, बाहर का हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, यानी लेस कंसंट्रेटेड। तो वाटर एंट्री लिया और रेजिन हमारी जो किशमिश थी वो अंगूर जैसी फूल गई। यहाँ पर वाटर बाहर से अंदर की ओर गया है, तो ऐसी ऑस्मोसिस को हम कहते हैं एंडोस्मोसिस। इसके दूसरे केस में हम देखते हैं, यहाँ पे हमने हाइपरटोनिक सोल्यूशन ले लिया है। दिस सोल्यूशन इज हाइपरटोनिक। अब देखिए हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या होगा? मोर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। ये बहुत कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, यानी कि एक ग्लास पानी में हमने 6-7 चम्मच चीनी डाल दी है और उसे अच्छी तरीके से मिला दिया है, तो ये कंसंट्रेटेड सोल्यूशन बन गया है। ऐसे कंसंट्रेटेड हाइपरटोनिक सोल्यूशन में जब हम एक अंगूर डाल दें, ये रेजिन नहीं है, ये ग्रेप, अंगूर डाल दें अगर इसके अंदर, तो हम क्या देखते हैं? अंगूर के अंदर का पानी कैसा है? हाइपोटोनिक है, लेस कंसंट्रेटेड है। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा? एक और अंदर की ओर है हाइपोटोनिक और बाहर की ओर है हाइपरटोनिक। और हम जानते हैं कि ऑस्मोसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मूवमेंट हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की ओर होता है। देखिए हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की ओर, यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हाइपर ये है, तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर की ओर निकलने लगेंगे, चारों तरफ से जो पानी है वो बाहर की ओर निकलने लगेगा। तो पानी अब बाहर जा रहा है, सॉल्वेंट बाहर जा रहा है, तो हमारा जो ग्रेप है वो कैसा हो जाएगा? श्रिंकिंग हो जाएगी, अंगूर की तरह दिखाई देने लगेगा, मतलब वाटर कंटेंट इसका लॉस हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इस तरह की ऑस्मोसिस को हम एक्सोऑस्मोसिस कहते हैं। अब ऑस्मोसिस की परिभाषा अगर पूछी जाती है तो हम इस तरह लिख सकते हैं, इट इज स्पेशल डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि वाटर का, फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेटेड, बार बार मैं कह रही हूँ, लोअर कंसंट्रेटेड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू द सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन या हाइपरटोनिक, when both the solution are separated by a semi permeable membrane। यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से जब दो डिफरेंट कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन को अलग कर दिया जाता है, तो सदैव जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है उनका मूवमेंट हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की ओर होता है। और कब तक होता है? जब तक कि सेल फुल टर्जिड ना हो जाए, या डीपीडी की वैल्यू जब तक 0 ना हो जाए। डीपीडी की वैल्यू, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट की वैल्यू टर्जिड सेल में 0 होगी। अब यहाँ हम तीसरा क्वेश्चन, या एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ये भी 1 नंबर में पूछा जा सकता है, इसे भी पूछा जा सकता है और इसे भी पूछा जा सकता है। डिफ्यूजन अगर पूछा जाता है तो व्हाट इज डिफ्यूजन?
Diffusion is a movement of molecule or atom or ion of a material from an area of higher concentration to an area of their lower concentration is called diffusion. इसका मतलब क्या हुआ? डिफ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन. सपोज आप किसी कमरे में बैठे हैं और एक कोने में अगरबत्ती जल रही है, तो अगरबत्ती का जो मॉलिक्यूल जल करके हवा में बहेगा तो वो डिफ्यूज होगा. कहाँ से कहाँ की ओर जा रहा है? हायर कंसंट्रेशन अगरबत्ती के टॉप पर है जहाँ वो जल रहा है, और हवा के माध्यम से मीडियम क्या होगा? एयर होगा, डिफ्यूज करेगा और चारों डायरेक्शन में डिफ्यूज करेगा. कब तक डिफ्यूजन होगा? जब तक कि सभी जगह पर डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन समान ना हो जाए, इक्विलिब्रियम हो जाए, बराबर कंसंट्रेशन हो जाए. तो इस प्रकार मॉलिक्यूल का मूवमेंट जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर होता है, सच मूवमेंट इज कॉल्ड डिफ्यूजन. ये डिफ्यूजन गैस में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है और सॉलिड में भी हो सकता है. लेकिन डिफ्यूजन की जो रेट होती है, जो स्पीड होती है, वो लिक्विड, सॉलिड और गैस में डिफर करती है. सबसे तेज डिफ्यूज कौन करेगा? गैस. उससे कम डिफ्यूज कौन करेगा? लिक्विड. और सबसे धीमी गति से डिफ्यूज कौन करेगा? सॉलिड. तो ये हमको याद रखना है कि गैस का डिफ्यूजन रेट हाईएस्ट होता है और सॉलिड का लोएस्ट होता है. डिफ्यूजन पर जो फैक्टर डिफ्यूजन को जो फैक्टर प्रभावित करते हैं वो है टेम्परेचर, वो है प्रेशर, वो है ग्रेडियंट कंसंट्रेशन ऑफ द डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल्स. तो इस तरह आपने ये 3 रेस्पिरेटरी क्वोशेंट, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बारे में जाना. ऑस्मोसिस 2 प्रकार की होती है. इंडो ऑस्मोसिस जब अंदर की ओर मूवमेंट होगा सॉल्वेंट का, और एक्जियो ऑस्मोसिस जब सेल से बाहर की ओर डिफ्यूज करेगा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यानी वाटर मॉलिक्यूल. आइए अब हम प्लाज्मोलिसिस को भी देखते हैं. ऐसे क्वेश्चन भी 1 नंबर में पूछे जाते हैं. यहाँ हम प्लाज्मोलिसिस को देखें. हमने यहाँ पे एक सेल बनाई है. ये बाहरी लेयर सेल वॉल है और ये अंदर की लेयर सेल मेम्ब्रेन है. तो हम अगर इस सेल को किसी भी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल दें, यानी कि कण से एक बीकर ले लें, या सेल को हम बीकर में नहीं करेंगे, ये हम किसी स्लाइड पर एक बूंद अगर हम रख दें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, बहुत हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन रख दें, तो फिर देखिए क्या हो जाएगा. अंदर का जो सॉल्यूशन है वो हाइपोटोनिक है, बाहर का सॉल्यूशन कैसा है? हाइपरटोनिक. अंदर का हाइपोटोनिक. तो क्या होगा? मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस आउटसाइड. क्या होने लगेगा? वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो बाहर की ओर मूव करने लगेगा. जब बाहर की ओर मूव करने लगेगा तो सेल वॉल हमारी नॉन लिविंग होती है. ये सेल वॉल हमारी नॉन लिविंग होती है, ये अपनी ही जगह पर रहेगी. लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी जो होती है वो लिविंग लेयर है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी लिविंग लेयर है, मोर इलास्टिक है. तो जैसे जैसे वाटर मॉलिक्यूल बाहर की ओर निकलेगा वैसे वैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलोंग विद द प्रोटोप्लान क्या करेगा? अंदर की ओर सिकुड़ना शुरू करेगा और फाइनली एक ग्रैनुलर स्ट्रक्चर में बीच में सेंटर के सेल के सेंटर में हमको ये दिखाई देगा. तो इस कंडीशन को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइज्ड कंडीशन. और इस प्रोसेस को कहते हैं जब किसी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल को हम डुबा दें और उसके अंदर का जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो बाहर निकल जाए, पानी बाहर निकल जाए, तो हमारा जो प्रोटोप्लाज्म है वो सिकुड़ कर बीच में आ जाता है.
ऐसे कंडीशन को प्लाज्मोलाइज्ड कंडीशन कहते हैं और इस प्रोसेस को प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। अब इसी सेल को पुनः इसके ऊपर अगर एक ड्रॉप हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन डाल दें, यानी इसके चारों ओर का जो कंसंट्रेशन है वाटर का वो बहुत डाइल्यूट वाला कर दे, तो क्या होगा, इधर ये डाइल्यूट है और ये कंसंट्रेटेड है, तो फिर ऑस्मोसिस शुरू हो जाएगी और बाहर से पानी अंदर की ओर मूव करने लगेगा, पुनः ये नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीप्लाज्मोलिसिस। तो अगर आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन 1 नंबर में आते हैं तो इसी तरह आप डिस्क्राइब करके अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इसकी आप एक स्क्रीनशॉट